से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर एनालिसिस से सदिश विश्लेषण। ठीक है, देखो सदिश विश्लेषण जो है हमारा फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। दूसरी बात, सदिश विश्लेषण कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सदिश विश्लेषण को बहुत जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं या नहीं पढ़ते हैं और फिर डायरेक्ट वो सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, फिर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो कि क्लास 11th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो वेक्टर एनालिसिस है, और इसी प्रकार वो सेकेंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो वेक्टर एनालिसिस आपको सीखना फर्स्ट ईयर में ही है, सेकेंड ईयर में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठाकर और कॉपी पेन लेकर अब बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं सदिश विश्लेषण। अब यहां भौतिक राशियों को अगर हम दो कैटेगरी में बांटें, जैसे परिमाण और दिशा से परिभाषित कर दें, तो वहां दो कैटेगरी बटेगी। दो कैटेगरी कौन सी? पहला स्केलर क्वांटिटी होगा यानी अदिश राशि, और दूसरा सदिश राशि होगा। तो हमको एनालिसिस यानी विश्लेषण सदिश राशियों का करना है। इसका बस थोड़ा सा एक परिचय लेंगे। अब जैसे मान लो कभी कभी अगर हम जो भौतिक राशियों का इस्तेमाल करते हैं तो वहां हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाजार में सब्जी वगैरह लेने जाते हैं और हमने पूछा, दाम पूछा, उससे बोल दिया 2 किलो दे दो, तो वहां दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी राशियां जिन्हें केवल परिमाण द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, इसमें दिशा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसलिए कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो अदिश राशियों के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? वे राशियां जिन्हें केवल परिमाण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, जैसे में दूरी हो गया, समय, द्रव्यमान, तो ये अदिश राशियां होंगी। ठीक है, अदिश राशियों को साधारण बीज गणित लगा के जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये विशेष हम बना लेते हैं, विशेष अदिश राशियों को बीज गणित के सहायता से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? जैसे आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर गए, फिर वहां से 2 किलोमीटर और कहीं गए, फिर 1 किलोमीटर और कहीं गए। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कुल कितना किलोमीटर, तो आप जोड़ के बता दो 8 किलोमीटर। ऐसे जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अदिश राशियों को आप बीजगणित लगा के जोड़ और घटा सकते हैं, और अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले अदिश राशि की डिफिनेशन और विशेष जो लिखवाया गया है उसको आप नोट करें, फिर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश विश्लेषण, और इसी के बारे में हमें ज्यादा बात करना है। तो चलिए पहले वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट करिए। सदिश राशियां क्या हैं? तो जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन यहां छोटी सी एक और चीज हमें जोड़ना है। तो वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा होता है और जो सदिश नियम का पालन करता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी राशियां जिनके पास परिमाण है, दिशा भी है, लेकिन वे सदिश राशियां नहीं होती हैं क्योंकि वह सदिश नियम का पालन नहीं करती हैं। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है कि भौतिक राशियों के पास अगर परिमाण है, दिशा है और वह सदिश नियमों का पालन करती हैं, तो वो कौन सी राशि कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती हैं। तो डिफाइंड कर लेते हैं इसको। वे राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा होते हैं और जो सदिश नियमों का पालन करते हैं, सदिश राशि कहलाता है।
कहलाता है। जैसे जैसे वेग हो गया, वेग में भी आवश्यकता पड़ता है। त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। तो इन सब में दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो फिर से मैं बता दूं कि सदिश नियम, ये आगे चल के पढ़ना है आपको। अच्छा, सदिश राशियों को हम सिंपल अलजेब्रा लगा के जोड़ और घटा नहीं सकते क्योंकि इसमें दिशा होता है, ठीक है। अब सदिश राशि को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो दो तरीका है, एक है एनालिटिकली मेथड और दूसरा है ग्राफिकली मेथड, ठीक है। तो देखो एनालिटिकली मेथड में एक अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं जिसके ऊपर तीर लगा होता है। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर ए। जब वेक्टर ए बोला जाए तो आपको ये ऐसा ही बनाना है, वेक्टर बी बोला जाए तो आपको ऐसा ही बनाना है, वेक्टर सी बोला जाए ऐसा ही बनाना है, हिंदी में नहीं लिखना उसको। ये तो मैंने बस समझाने के लिए इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकली मेथड की। ग्राफिकली मेथड में तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक एरो बना लिया ऐसे, तीर की लंबाई, तीर की जो लंबाई होती है वह परिमाण को प्रदर्शित करेगी और तीर की जो नोक होती है वह दिशा बताएगी। क्या बताएगी, दिशा बताएगी, ठीक है। याद रखना, एनालिटिकली मेथड में हम इस तरह से अक्षर के ऊपर एरो लगा देते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और ग्राफिकली मेथड में एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और तीर की जो लंबाई होता है वो परिमाण को व्यक्त करेगा और तीर की जो नोक होती है वो दिशा को व्यक्त करेगा। एक और चीज, अब जैसे मान लो एक वेक्टर ए, जैसे लिख देते हैं ये वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए में दो चीजें होंगी, एक परिमाण होगा, परिमाण, और एक दिशा होगा। तो इनको भी एनालिटिकली मेथड से हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें परिमाण को किस तरह प्रदर्शित करेंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मॉड ऑफ ए, इसको हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ ए। ये परिमाण है, यानी अगर हम किसी सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। मान लो वेक्टर बी के, वेक्टर बी, जो वेक्टर बी है उसके परिमाण को व्यक्त करना है, प्रदर्शित करना है, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी। सी में लिखना है तो मॉड ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। एक और तरीका है, केवल आप ए भी लिख देंगे, कहीं कहीं केवल ए भी लिखा रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है परिमाण को व्यक्त करने का। वेक्टर ए, अगर यहां एक सदिश है, वेक्टर ए है तो परिमाण दिशा होगा, तो परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर ए से भी प्रदर्शित करते हैं या केवल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दिशा के लिए हम ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ये सब आगे हम समझाएंगे, इन सब का अलग अलग मतलब है। एकांक सदिश यह केवल दिशा बताता है, ठीक है। ये वेक्टर ए का हो गया। अब इसी प्रकार मान लो वेक्टर बी को प्रदर्शित करना है या वेक्टर डी को करना है, तो वेक्टर डी के परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर डी बोलेंगे या केवल डी से लिख सकते हैं और इसकी दिशा डी कैप हो जाएगी। बहुत सा सिंपल सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। छोटी छोटी चीजें अगर हमें याद रहेंगी तो हमारा वेक्टर एनालिसिस बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके पहले आप इसको नोट करो। तो अगला टॉपिक है टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। हो सकता है बहुत से टाइप पढ़े हों, पर आज से ये जानो कि वेक्टर केवल दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश, और दूसरा एक्सियल वेक्टर,
अक्षीय सदिश केवल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ये बातें समझ में आ गई। सबसे पहले हम समझते हैं ध्रुवीय सदिश को। ठीक है, तो इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, पहले इसको लिखते हैं, इसके बाद इसको समझते हैं। वे सदिश जिनकी दिशा वस्तु या पिंड के गति के दिशा अनुदिश होती है, दिशा के अनुदिश होती है, ध्रुवीय सदिश कहलाता है। ठीक है, ध्रुवीय सदिश कहलाता है। जैसे विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया। ठीक है, इसमें होगा क्या, दो पॉइंट है। कोई भी वस्तु अगर ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पे जाता है और इसके जो गति की दिशा है वो ए से बी है, बस एरो द्वारा प्रदर्शित कर दो, तो इस तरह के वेक्टर को हम ध्रुवीय सदिश यानी पोलर वेक्टर कहते हैं। तो ये जो वेक्टर है पोलर वेक्टर है। ठीक है, इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। ये बड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब ए से आप यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ये इनिशियल जो पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, और वस्तु के गति के अनुदिश से इसकी दिशा होगी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश। और जो सबसे ज्यादा जो सदिश हमें मिलेगा वो ध्रुवीय सदिश होगा। पूरे चैप्टर में लगभग हमको ध्रुवीय सदिश के बारे में ज्यादा बात करनी है। अब हम बात करते हैं अक्षीय सदिश की। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग अक्षीय सदिश। अब समझते हैं अक्षीय सदिश क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अपने घर का घूमता हुआ पंखा। ठीक, तो ऐसा सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करता हो, प्रदर्शित करता हो, अक्षीय सदिश कहलाता है। और इस सदिश की दिशा पिंड जिस अक्ष के परितः घूम रहा है उसी के अनुदिश होती है। यानी जो पंखा हमारे घर में घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो उसका अक्षीय सदिश, ये जो डंडा है जिसके ऊपर वो लटका रहता है, पंखा घूमता है, या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब उसकी दिशा पता लगाने के बहुत से नियम है, जैसे पेचकस का नियम है, आपने पढ़ा होगा, पेचकस का नियम पढ़ा होगा, हथेली का नियम पढ़ा होगा। तो इस तरह के बहुत से नियम हैं जिससे इसकी दिशा हम लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है अपना अर्थ। अर्थ भी घूर्णन गति करता है, तो इसका भी एक अक्षीय सदिश होगा जो इसके अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जहां घूर्णन प्रभाव रहेगा तो वहां कौन सा सदिश आएगा, अक्षीय सदिश आएगा। तो हम लिख सकते हैं घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करने वाले सदिश को अक्षीय सदिश कहते हैं। जैसे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो ये हो गया आपका अक्षीय सदिश। तो सदिश दो प्रकार के, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ठीक, वीडियो स्टॉप करके आप इसको नोट करें। इसकी दिशा हम कैसे निकालेंगे, तो दिशा निकालेंगे दाएं हाथ के पेंच नियम से, दाएं हाथ के पेंच नियम से। जैसे
जैसे में मान लो यह एक अक्ष है और यह वस्तु इस अक्ष के परितः घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और यह इसका घूर्णन अक्ष हुआ। ठीक है, यह घूर्णन अक्ष हुआ। तो वस्तु जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो अक्षीय सदिश जो होगा ऐसे लंबवत ऊपर की ओर होगा, यह अक्ष पर ऊपर की ओर होगा, यह अक्षीय सदिश है, अक्षीय सदिश। इसी प्रकार अगर कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घड़ी की दिशा में घूम रहा हो, घड़ी की दिशा में घूम रहा हो, तो जो अक्षीय सदिश होगा वो अक्ष के नीचे की तरफ होगा, अक्षीय सदिश। देखो अक्षीय सदिश अक्ष पर ही है, बस हो क्या रहा है कि अगर कोई पार्टिकल जो है पिंड एंटी क्लॉक घूम रहा है तो वो ऊपर की तरफ चला गया, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे की तरफ, ये घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। तो इस प्रकार हमें ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश के बारे में समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ध्रुवीय सदिश का क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको भी बांटेंगे और बहुत से सदिशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।